नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आज आप सभी के सामने फिर से आया हूँ प्रतिशत संबंधी सवाल लेकर। जो मैंने पिछली वीडियो में जो सवाल बताए थे उसमें मैंने बताया था कि प्रतिशत वृद्धि से संबंधित कुछ चीज़ें मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसी संबंधित मैं अगले वीडियो आपको लेकर आया हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि यदि कोई भी दो चीज़ें हों जो कि गुणा में दी हुई हों और उनमें प्रतिशत वृद्धि अलग अलग हो रही हो तो किस प्रकार से कुल परिवर्तन निकालते हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण देकर बताया था एक आयत का कि उसकी लंबाई और ये चौड़ाई हो जाएगी। ये आयत है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत है परिवर्तन होगा। इस प्रकार का जो सवाल था पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसका हमने फॉर्मूला भी उसमें बताया था कि जो प्रतिशत में जो कुल परिवर्तन होता है उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये जो फॉर्मूला है वैसे फॉर्मूला सभी को वैसे आता हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि ये इसी का यूज करके ज़्यादातर लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से फिर से आपको बता देते हैं। उसके बाद जो तरीका है, जो जनसंख्या से लेकर अभी तक जो प्रतिशत के सवाल लगाए हैं, एक ही तरीके से सारे सवालों को हम लगाएंगे ताकि ना तो शॉर्ट ट्रैक रटने की ज़रूरत पड़े, ना ही किसी भी प्रकार के सवालों में कोई भी क्योंकि शॉर्ट ट्रैक जब भी आप लगाएंगे तो उसकी कंडीशन होती है हर सवाल के लिए अलग अलग तरीके से याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सभी सवालों को अगर एक ही तरीके से लगाते जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से सवालों को लगा पाएंगे। इस सवाल को यदि लगाना है तो सबसे पहले 40% वृद्धि, कितना 40% वृद्धि, तो इसे हम वृद्धि ने बताया था कि जब भी वृद्धि होती है उसे हम प्लस में, जब भी वृद्धि होती है उसे हम प्लस में लेते हैं, जब भी कमी होती है उसे हम माइनस में लेते हैं। जब भी 40% की वृद्धि होगी 40 हम प्लस में ले लेंगे, चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है तो 20 माइनस के ले लेंगे। प्लस और माइनस का जब भी गुणा होगा गुणनफल माइनस में आएगा। फिर दोनों संख्याओं को फिर से लिख देंगे 40 गुणा 20 बटे में 100 लिख देंगे। ये प्रतिशत में परिवर्तन हमारा आ जाएगा। 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40 माइनस 20 माइनस 4 दूनी 8, 40 माइनस 28 बराबर ये हो जाएगा 12%। ये प्लस का है, इसका मतलब हो जाएगा कि यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्यों? क्योंकि सामने प्लस का चिन्ह है, माइनस नहीं। यदि माइनस होता तो कमी हो जाती। दूसरा तरीका हमने इसी को लगाने का बताया था कि किस प्रकार से इसे दूसरे तरीके से हम हल कर सकते हैं। माना दूसरा तरीका ये रहेगा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड वाला जो मेथड रहेगा उसमें आपको मान लीजिए पहले क्षेत्रफल जो था वो कितना था। पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था। पहले आपका क्षेत्रफल जो वृत्त का है आयत का है सॉरी, तो वो 100 था। अब आपने देखा कि 100 में सबसे पहले क्या हुआ, लंबाई में 40% की वृद्धि। यदि 100 में हम पहले 40% की वृद्धि कर दें फिर क्या होता है 20% की कमी हो जाती है, तो इसे ही हम 80/100 लिख सकते हैं। क्योंकि हमने बताया था जब भी किसी चीज़ में वृद्धि होती है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, उतना जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतना हम 100 में जोड़कर लिख देते हैं, तथा जितना भी कमी होती है उसे 100 में से घटाकर लिख देते हैं। तो यहाँ 40% की वृद्धि हुई तो 140/100, 20% की कमी हुई तो 80/100। इस प्रकार जब हम इसे 2 जीरो से हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास 14 गुणा 8 यानी 112। आपके पास 112 बचा। पहले जो क्षेत्रफल था वो 100 था, 100 से आपका क्षेत्रफल जो है 112 हो गया, यानी कि इसमें 12 की वृद्धि हुई है। यही आपका सीधा प्रतिशत में आ जाएगा कि इसमें 12% की वृद्धि हुई है। आप देखेंगे कि इस तरीके से भी 12% आया है और दूसरे तरीके से भी 12% आया है। इसी प्रकार से हमने जनसंख्या के सवाल भी लगाए थे कि किसी गांव की जनसंख्या माना कि पहले 100 थी, अगले वर्ष में यानी प्रथम वर्ष में 40% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। तो बताइए 2 वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या क्या होगी। आप सीधा सीधा ऐसा निकाल सकते हैं तथा 2 साल बाद कुल प्रतिशत वृद्धि भी जनसंख्या में निकाल सकते हैं।
एक ही तरीके से आप जनसंख्या में बढ़ोतरी, किसी भी संख्या में यदि परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित बढ़ोतरी एक ही तरीके से, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये तरीका आपका हमेशा काम करेगा इस प्रकार के सवालों में। ये फॉर्मूला जो रहेगा ये आपका कुछ कंडीशन में काम करेगा, थोड़ा आपको कठिन हो जाएगा समझना, गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा आपको पता है कि ज़्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो कम कर देना है, बटे में 100 लिखते जाना है बस और हल करना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे उनमें आपको संख्याएं इस प्रकार की दी हुई होंगी जो आसानी से कट जाएंगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और इन सवालों को बड़े ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। इन सवालों में कोई भी समस्या कभी आपको नहीं आएगी। सवाल लगाने का सिर्फ एक ही तरीका हमें अपनाना है। एक ही तरीके से यदि हम सवाल लगाएंगे तो ना तो शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कभी भी कोई गलती भी नहीं होगी पेपर में, बड़ी आसानी से हम उसको लगा पाएंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। माना कि कोई व्रत है, माना कि कोई व्रत, अब हम व्रत को ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्रत है। सवाल इस प्रकार के भी आते रहते हैं कि माना कि कोई व्रत है, यदि उसकी त्रिज्या में 60% की बढ़ोतरी कर दी जाए, 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताइए कि उसके क्षेत्रफल में, तो बताइए व्रत का जो क्षेत्रफल है, व्रत के क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को जब हम लगाएंगे तो हमने पहले बता दिया था कि जो हमारा फॉर्मूला है वो तभी काम करेगा जब दो संख्याएं गुणा में दी हुई होती हैं। और हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर इंटू आर का 2 बार गुणा। तो ये दोनों चीज़ें गुणा में हैं तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है वो काम कर जाएगा। इस प्रकार से हम जो फॉर्मूला है x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, इस तरीके से पहले हम सवाल को लगाएंगे तो देखेंगे प्रतिशत परिवर्तन में चूँकि वृद्धि हो रही है तो 60 ही हमारा x है, 60 ही हमारा y है। दो जो x और y थे दोनों r ही हैं, यानी दोनों की जगह पे हम 60 को ही लिखेंगे। तो हम 60 की वृद्धि होती है, y की जगह भी 60 की वृद्धि होती है, प्लस प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। 60 गुणा 60 बटे में 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 आए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 120 प्लस 6 और 6 से 36, ये तो आपका हो जाएगा 156%, यानी उसके क्षेत्रफल में 156% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से निकालें, जो दूसरा तरीका हमने बताया था कि 100 में सिर्फ जोड़ना है, जो हमने जनसंख्या के लिए बताया था, उसी तरीके से हम एक बार इसको फिर से लगा के देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसे लगा सकते हैं। उसके बाद हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो तरीका था उसमें हमने बताया था कि जो भी प्रारंभिक चीज़ है उसमें बस जनसंख्या, जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से आप सवाल को हल करेंगे। कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं एक्स्ट्रा लगाना है। आप इस तरीके से करेंगे आप हमेशा सवालों को कर पाएंगे। ना आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत है और ना ही किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत है। बिल्कुल एक बार आपने सवाल को समझ लिया, कभी भी आप इस प्रकार के सवालों को बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। जैसे माना कि हमने मान लिया पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो 100 था, पहले जो क्षेत्रफल था वह 100 था। हमने देखा कि 100 में क्या होगा, 100 में 60% की वृद्धि हुई, 100 में 60% की वृद्धि हुई। ये 2 बार हम लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो इसको हम 2 बार वृद्धि 60% की होगी। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इधर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 256। अब हमने देखा है कि हाँ 256 हो गए, पहले कितना था 100 था, 100 से जब 256 हुआ है तो इसमें प्लस का 156 की वृद्धि हुई है, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि है वो 156% की वृद्धि के बराबर परिवर्तन उसके क्षेत्रफल में हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि सवाल बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही हमने सवाल लगाए थे कि किसी गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष में इतनी वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में इतनी वृद्धि या कमी होती है, तो बताइए 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद कितनी होगी। चाहे आपसे 3 वर्ष बाद पूछ ले, चाहे 4 वर्ष बाद पूछ ले, लगाने का तरीका अगर इस तरीके से आप लगाएंगे तो कभी कोई गलती
नहीं होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोशिश करिए कि आप इसी तरीके से सवाल को लगाएं, क्योंकि इसमें ना तो आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है और ना ही कोई चीज़ भूलने वाली है। बिल्कुल एक ही तरीका है, बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से सवालों को लगाएंगे। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न था, दूसरे प्रकार के जो प्रश्न पे हमने चर्चा करी थी कि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें कहा जाता है कि यदि किसी आयत की लंबाई में, आयत को हम मान लेते हैं, तो यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है तो बताइए कि उसकी चौड़ाई में कितनी कमी कर दें कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, जैसा पहले था उतना ही रहे। इस प्रकार के सवालों को भी हम बिल्कुल दोनों तरीके से अपने लगा के रखाएंगे। बिल्कुल ही जिस तरीके से हमने अभी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाली है, उसी तरीके से हम उसको, उन्हीं तरीकों से हम सवाल को फिर से लगाएंगे। माना कि किसी आयत, किसी भी आयत, माना किसी आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल बराबर अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षेत्रफल यदि अपरिवर्तित है तो कितनी कमी करना है। माना कि देखो क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी 0% परिवर्तन हो गया। जो हमारा फॉर्मूला था x परसेंट प्रतिशत में जो परिवर्तन लिखते थे बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पर हमने देखा कि जो परिवर्तन हमारा है वो क्या, कोई परिवर्तन ना हो। यदि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, यदि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो जो परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, शून्य। परिवर्तन कितना हो जाएगा, शून्य। तो परिवर्तन हम 0 लिख देंगे। और हमने देखा कि पहले जो लंबाई है उसमें 40% की क्या हो रही है, वृद्धि। तो हम x को प्लस का 40 लिख देंगे। हमने कहा चौड़ाई जो है, चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितनी कमी कर दी जाए। तो हमने देखा कमी हमें पता नहीं है कितना करना है, तो हमने y की जगह माइनस का y सिर्फ लिखा रहने दिया। इसके आगे प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। इसके आगे जब हम कल करेंगे तो x की जगह पर हम 40 लिख दिया, y की जगह पर y ही अपॉन 100। 40, 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 0 बराबर 40 माइनस वाई माइनस उधर ऊपर 4y अपॉन 10। इस तरीके से लिखेंगे। इस पूरे समीकरण को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 10 इधर आ जाएगा, ये भिन्न को हम हल करेंगे, 10 इधर आ जाएगा, 4 उसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14y/10। इसी को जब हम आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 14y/10 बराबर 40। इसे हम और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 400/14। ये इतने प्रतिशत की कमी, इसको हम और हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 200, 2 से 7, 200/7% की कमी कर दी जाए। यदि देखिए आप, यदि आपने फॉर्मूले के तरीके से लगाया तो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लंबा सवाल जा रहा है। इसी सवाल को यदि हम अपने दूसरे तरीके से लगाएं तो हम देखेंगे कि पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 100। पहले क्षेत्रफल कितना था, 100। और हमने देखा कि उसमें जो है लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई। तब जो 100 था उसमें 140 की वृद्धि हो गई, ठीक है। और ये हमने हल कर दिया, यानी कि जो पहले क्षेत्रफल 100 था वो अब 140 यहाँ तक पहुँच गया। अब हमें चौड़ाई का पूछना था कि कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल बराबर रहे। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 40 ज़्यादा। यदि हम ये 40 कम कर दें तो 140 में से अगर हम 40 कम करेंगे तो वापस 100 ही हो जाएगा। वही सवाल पूछ रहा है कि हम कितना कम कर दें, कितने प्रतिशत कमी कर दें कि जो है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो अगर हम इसको 40 कम करेंगे, 40 को किस में से कम करना है, तो 40 कम करना है तो 40 कितने का, 140 का कितना प्रतिशत है, 40 140 का कितने, इतना ही हम कम करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे, इस तरीके से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। इसे हम करेंगे, 0 से 0 इधर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 400/14। इसे काटेंगे 2 से, 200/7।
7, यानी इसे भी हल करने पर 200/7 आ गया। आपने इधर देखा, इधर भी 200/7 आ गया। दोनों तरीक़ों से आप सवाल को हल कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है, सेकंड तरीका ये है। जो भी आपको आसान लगे आप उससे हल करिए, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि जितने की वृद्धि हुई है, तो हमने देखा कि यहाँ 40 की वृद्धि हुई है, 40 का ही हम 140 के प्रतिशत अकेला निकाल लेंगे और आपकी प्रतिशत वृद्धि या कमी आपकी जो जैसा भी सवाल रहेगा आपका, इस प्रकार के सवाल बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। इसमें कोई भी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। एक ही तरीका, इसी तरीके से आपको सारे सवालों को लगाना है। एक सवाल और देखते हैं इसी प्रकार का कि यदि किसी, अच्छा एक चीज़ और है, जो आयतन वाले सवाल रहते हैं कई, उसमें 3 बार गुणा होता है। आयतन वाले सवाल में 3 बार गुणा में चीज़ें आती हैं। जैसे कोई घन है, माना कि कोई घन है, क्या है, घन। तो घन की जो भुजा है वो दे दी आपको कि भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। और आपसे पूछा जाता है कि आयतन में परिवर्तन बताइए। आयतन में कुल जो परिवर्तन होगा प्रतिशत में कितना होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। जब आयतन में कुल परिवर्तन पूछा जाएगा, तो यदि आप फॉर्मूले के हिसाब से इसे लगाएंगे तो आपको 3 स्टेप में हल करना होगा। जब आप फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, जो फॉर्मूला हमने बताया है प्रतिशत में परिवर्तन वाला, उसके हिसाब से लगाएंगे तो आप प्लस x लिखेंगे, क्योंकि जो घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का क्यूब, 3 बार भुजा का गुणांक, यानी 3 बार ये चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले आपको 2 को हल करना होगा। इसका जो भी उत्तर आएगा उसको फिर तीसरी भुजा को मिला के फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। यानी ये जो फॉर्मूला है आपको 2 बार लगाना होगा। लेकिन जो तरीका हमने जनसंख्या वाले जो तरीका हमने बताया, उसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो एक बार में ही आपका उत्तर आ जाएगा। आप उसे शॉर्ट ट्रिक भी समझ सकते हैं, लेकिन वो बेसिक मेथड है, उसमें शॉर्ट ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे, देखेंगे कि कोई घन है, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, तो आयतन में कुल कितना परिवर्तन होगा। तो हम देखेंगे इसको हम 2 बार में हल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 भुजाओं का गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो 2 भुजाएं गुणा में हैं उनका परिवर्तन निकालेंगे, उसका जो उत्तर आएगा हम तीसरी भुजा के साथ उसका उत्तर निकालेंगे। यानी ये फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। तो हम 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणे 10/100 यही लिखेंगे। सब प्लस में लिए, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए हमने सभी चीज़ें प्लस में ली हैं। इधर इसका उत्तर हो जाएगा 0 से 0 ही कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 10 20, 10 10 20, इधर 1 यानी 21 10 हो गया। अब 21 का फिर से, यानी इन 2 का आ जाएगा 21, 2 का 21 आ गया। ये हो जाए 10 है, ये अभी 21% वृद्धि इसमें हो रही है, 10% इसमें। अभी अब इन दोनों का निकालना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले को फिर से लगाना पड़ेगा। 1 वृद्धि 21, फिर से हम इसे को 10 लिखेंगे, प्लस 21 गुणा 10/100। इस प्रकार से हम इसे फिर से हल करेंगे, तो 21 और 10 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, प्लस 21/10। तो इसको हम आगे लिखेंगे 31 प्लस इसे हो जाएगा 2.1, और आगे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33.1% की वृद्धि। आपने देखा कि इस सवाल को, यानी आयतन वाले जितने भी सवाल होंगे उसमें जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको 2 बार में आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप जो मैंने तरीका बेसिक बताया है जनसंख्या वाला, उस हिसाब से अगर आप सवाल को लगाएंगे तो एक बार में ही आपका उत्तर आ जाएगा। उसी को आप शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, लेकिन मैं उसको शॉर्ट ट्रिक नहीं मानता, क्योंकि वह बेसिक तरीका है। यदि आप शॉर्ट ट्रिक के नाम पर उसको लगाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वह हर सवाल में हर चीज़ों में काम करेगा। तो हमारी आपसे यही सलाह है कि आप उसी तरीके से सवालों को लगाएं। देखिए, माना कि पहले जो आयतन था वो 100 था, पहले जो आयतन है वो हम मान लेंगे कि 100 था, पहले जो घन का आयतन है वो 100 है। अब हमने देखा बिल्कुल जनसंख्या वाले तरीक़ा से कि पहले कोई जनसंख्या 100 है, पहले वर्ष में उसमें 10% की वृद्धि होती है। हमें पता है 3 बार इसमें वृद्धि या कमी होगी, तो पहली बार में जब होगी 110/100 लिख देंगे हम इसको। दूसरे बार फिर से वही भुजा है, फिर से 10% की वृद्धि, फिर से हमने 110/100 लिख दिया। तीसरी भुजा है, फिर से 10% की वृद्धि, तो हमने फिर से 110/100 इसको लिख दिया। इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अपने पास जो बची संख्या हैं 11 गुणे 11 गुणे 11/10, इसे हम जब हल करेंगे तो हम ऊपर देखें गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1331/10।
यानी आपका आ जाएगा 133.1। आप देखेंगे कि पहले जो आपका 100 था वो हो गया है 133.1 पे। एक ही बार आपने सिर्फ गुणा में संख्याएं लिखी हैं। और याद रखना ये संख्याएं हमेशा ऐसी रहेंगी जो बड़ी आसानी से आपकी कट जाएंगी। कोई कन्फ्यूज आपको देखने में लग रहा होगा बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्या हमेशा बहुत अच्छी दी होंगी तो वो बिल्कुल कट जाती हैं बहुत जल्दी। तो अब आप देखिए कि 100 से आपका उत्तर 133.1 हो गया, यानी कितना ज़्यादा हो गया। तो इधर आप देखेंगे कि 33.1 ज़्यादा हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वो 33.1% की जो वृद्धि है वो आपकी हो जाएगी। आप दोनों तरीक़ों से सवाल को इस प्रकार से लगा सकते हैं। चाहें तो आप इस तरीके को नोट भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक ही तरीका, शुरू से ही हम ये बता रहे हैं कि जनसंख्या वाले सवाल हैं या कोई संख्या पे आता है सवाल हो, कोई भी सवाल हो प्रतिशत का, आप बिल्कुल एक ही तरीके से सवाल को लगाइए। ये फॉर्मूला बीच में आ गया, इसको आप याद कर लीजिए जल्दी। अगर याद नहीं आता कोई बात नहीं, अपने पास अगर बेसिक है तो आप बिल्कुल कभी भी सवाल को लगा पाएंगे। शुरू से हम बता रहे हैं प्रतिशत का, बिल्कुल एक ही तरीका आप इस प्रकार से लगाइए। एक ही तरीके से सारे सवाल लगेंगे, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो नहीं लगेगा आपका। तो बहुत ही जल्दी उत्तर, जितना जल्दी आप इससे उत्तर निकालेंगे उतना ही टाइम में, या उससे ही जल्दी आप इससे उत्तर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करिए, आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवालों को हमेशा कर पाएंगे। एक दो सवाल हम और देखेंगे, जो 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 खर्च है, मूल्य है, उससे संबंधित एक दो प्रश्न और देखेंगे। बस हमें इस वीडियो में सिर्फ इस प्रकार के प्रश्नों के लिए ही जो बचे हुए थे उनके लिए ही मैंने बोला था कि अगली वीडियो में प्रतिशत वृद्धि कमी संबंधित कुछ सवाल जो रहेंगे उसके लिए मैंने बोला था। तो ये सवाल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो मतगणना संबंधी है कि कौन कितने प्रतिशत वोट आए, कितने प्रतिशत से जीत गया, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं हम अगली वीडियो में उन्हें हल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो परिवर्तन वाले जो सवाल हैं, कितने प्रतिशत कमी या परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगा, खर्चे वाले सवाल है। तो मैंने कल बताया था कि जो भी खर्च हमारा होता है, खर्च बराबर मूल्य, जितने मूल्य का हम खरीदते हैं उसमें खपत का गुणा करते हैं। यानी जितनी चीज़ हम खरीदते हैं और जितने रुपए किलो हम लेते हैं और जितने किलो लेते हैं, यानी माना कोई मैंने शक्कर ली, शक्कर या चीनी 40 रुपये किलो चल रही है, मैंने 3 किलो ली, तो मेरा जो खर्च है वो 120 रुपये हो जाएगा। यदि इन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन होगा तो उसका सीधा सीधा असर हमारे खर्च पर होगा। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा या हमारी उससे खपत बढ़ेगी किसी चीज़ की, तो निश्चित तौर पर हमारे खर्च में उसमें परिवर्तन आएगा। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको लगातार मिल जाएंगे आपको परीक्षा में देखने के लिए, और आप इन्हें बड़ी ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल वही तरीका है। माना कि किसी वस्तु के मूल्य में, कोई वस्तु है उसके मूल्य में सवाल आया, किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाती है तथा उसकी खपत में 60% की वृद्धि मूल्य में कर दी है। उन्होंने कहा उसकी खपत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो जब दोनों वृद्धि होगी तो खर्चे में भी परिवर्तन होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि खर्च में कितने प्रतिशत परिवर्तन आपका हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल को अब दो तरीके से लगाएंगे। हम फिर से तरीके बताते हैं। पहला मेथड तो वही है, प्रतिशत में जब परिवर्तन निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स, तो यहाँ वृद्धि है तो 60 प्लस के लिखेंगे, 20% की वृद्धि है तो 20 को प्लस में लिखेंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस में हो जाएगा, 60 गुणा 20/100 लिखेंगे। इधर हम 2 जीरो से 2 जीरो हमारा ही कैंसिल हो जाएगा, और हम देखेंगे 60 और 20 80 प्लस 6 दूनी 12, 80 और 12 को जोड़ेंगे तो कुल 92% की हमारे खर्चे में वृद्धि हो जाएगी। जो हमारा खर्चा है वो 92% बढ़ जाएगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। जो सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा उसके हिसाब से देखेंगे कि हमारे पास माना पहले खर्चा 100 था, पहले खर्च 100 था, 100 रुपये के खर्च में मैंने पहले 60% की वृद्धि करी, पहले 60% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर हमने 12 का गुणा किया, 12 छंग 72 की 2, हासिल आप किया जाएगी 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19, यानी 192। 100 से आपका हो गया 192, तो यानी आपका जो परिवर्तन हुआ 100 से आप 192 पर आए, तो आपका जो इधर परिवर्तन हुआ वो प्लस का 92% हो गया। तो आप देखेंगे कि आप दोनों सवालों में ये दोनों तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो आप जनसंख्या में भी यूज करते हैं,
कर सकते हैं, लेकिन इसको आप जनसंख्या में उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जनसंख्या इसको बिल्कुल लगाएंगे तो इससे जनसंख्या संबंधी सब चीज़ आप आसानी से निकाल पाएंगे। इसमें रटने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक है। पहले इतना था, फिर इतनी वृद्धि या कमी हुई, फिर इतनी वृद्धि कमी हुई। इस तरीके से आप सवाल को लगातार लगा सकते हैं। इसी सवाल में भी देख सकते हैं हम कि एक आप में वृद्धि या कमी एक दे दी जाएगी, आपको मूल्य या खपत में से कोई एक वृद्धि या कमी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि कितने प्रतिशत, यदि आपका मूल्य बढ़ गया तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दें कि आपका खर्च ना बढ़े, खर्च वही रहे। इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल भी लगातार मिलेंगे। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हमारे पास, फिर से हम फॉर्मूला लिख देते हैं, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। यदि सवाल इस प्रकार का आए कि किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, किसी वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए खपत कितने प्रतिशत कम कर दें कि जो खर्च है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी खर्च में परिवर्तन शून्य हो जाए। तो इस प्रकार के सवालों को जब लगाएंगे तो पहले हम लगाएंगे अपने तरीके से, जो बेसिक तरीका है हमारा। तो हम देखेंगे कि पहले हमारा खर्च 100 रुपये था, पहले हमारा खर्च 100 था, 50% की जो वृद्धि हुई तो हमारा खर्च 150 हो जाएगा। अब हमारा खर्च 150 हो गया और 100 रुपये पहले था। अब कितना हम कम कर दें, कितने प्रतिशत हम कम कर दें, चूँकि प्रतिशत में पूछी। यदि रुपये में पूछते तो हम कह देते 50 रुपये हम कम कर देंगे इसमें से, यदि, लेकिन वो प्रतिशत में पूछ रहे हैं, इसलिए हमें 150 में देखना पड़ेगा कि कितनी वृद्धि हुई है, और जितनी वृद्धि हुई है वह 150 का कितना प्रतिशत है, 150 का कितना प्रतिशत है, 150 से कितने प्रतिशत है, वही निकालेंगे हम। तो हम देखेंगे कि हमें वृद्धि हुई है 50 की, वृद्धि 50 की हुई है, तो 50 जो है ज़्यादा, वह 150 का कितना प्रतिशत है, यानी हम इधर से वापस 100 पे आना है, इसलिए 50 कम करना है। अब 50 का प्रतिशत हम 150 से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहीं से चल रहे हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो 50 का हम 150 से जो प्रतिशत निकालेंगे तो इधर से 50 से 3 बार में ये कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 100/3% कमी। इसमें जो है 100/3% की आप कमी कर दीजिए, आपका खर्च जो है वह बराबर रहेगा, पहले के समान ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीका है ये, वही तरीका है बिल्कुल, जनसंख्या से लेकर अभी तक एक ही तरीके से पूरे सवाल लगाए जा रहे हैं। जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से भी हम लगा के बता देते हैं कि कोई खर्च परिवर्तन नहीं है तो 0 लिख देंगे, मूल्य में 50% की वृद्धि है तो x 50 लिख देंगे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, मैं मान लिया x की कमी कर दी जाए, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 50 इंटू x/100 हो जाएगा, 50 से 2 बार में कट जाएगा, 0 बराबर 50 माइनस x/2 हो जाएगा। इसको समीकरण को हल करके, इतने को हल करके जब आप इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x/2 बराबर 50। अब आप देखेंगे इसको जब आगे हल करेंगे तो आगे आ जाएगा आपका गुणा होगा इस तरीके से, तो हो जाएगा आपका 100/3, 100/3 आ जाएगा। इधर से भी आपका 100/3 आंसर आएगा और इसमें भी आपका 100/3 आंसर आ रहा है। दोनों तरीक़ों से आप सवाल को लगा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल जो आएंगे कि किसी खर्च से संबंधित या कोई संख्या है, कोई संख्या में किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताइए उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि वह अपने पुराने रूप में या पुरानी अवस्था में आ जाए। या कोई खर्च है उसमें बता दिया जाएगा कि किसी की वस्तु का मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है, तो बताइए उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए जिससे उसका जो खर्च है वह ना बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे। या कोई क्षेत्रफल से संबंधित परिवर्तन आएगा सवाल, क्षेत्रफल से संबंधित कि उसकी चौड़ाई या लंबाई एक दे दी जाएगी कि एक बढ़ा दी जाती है तो दूसरे को कितना कम कर दिया जाए। या कोई आपका खर्च होगा, कोई भी टैक्स संबंधित कोई भी चीज़ें होंगी, 2 चीज़ें होंगी, उनमें से एक चीज़ आपकी बढ़ रही होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी, तो आप सीधे 100 में उसका इस तरीके से निकाल सकते हैं प्रतिशत बढ़ा के, और आप चाहें तो फॉर्मूले के तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित जितने भी सवाल हैं आप अपने अभ्यास पुस्तक, कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, कोई बुक आप लगा लीजिए, इस प्रकार के सवाल आपसे
एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। आप दोनों तरीके से सवाल को लगा सकते हैं और बेसिक जो है ना उससे आप लगाइए, मेरी यही सलाह है। आपका पूरा प्रतिशत शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ एक तरीका एकदम से रामबाण की तरह काम करेगा। आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, आप बेसिक पकड़ के चलिए। सवाल कितना भी आपको घुमाएगा आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप बड़ी आसानी से सवालों को हमेशा ही लगा पाएंगे। और एकदम से आंसर जो शॉर्ट ट्रिक से लगाते हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए, शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए भी कोई ट्रिक लगानी पड़ती है। इसलिए अच्छा है कि आप बेसिक से लगाएं, ना आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना किसी चीज़ को कोई ट्रिक के मायाजाल से दूर ही हो जाइए। आप बिल्कुल एकदम से बिंदास होकर लगाइए सवाल। सवालों के उत्तर अच्छे शानदार आएंगे। आपको गणित में जो डर लगता है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रतिशत संबंधी सवाल एकदम धड़ाधड़ से कर सकते हैं आप। इनसे संबंधित जो भी 2 दिन हमने आज की वीडियो में और कल की वीडियो में जो प्रश्न कराए हैं उससे संबंधित प्रश्नों का कुछ जो प्रश्न रहेंगे उनका हम अभ्यास PDF में लेकर आएंगे। PDF पिछली जो PDF डाली थी मैंने उसमें क्वालिटी शायद उतना अच्छा दिख नहीं रहा था। इस बार जो PDF रहेगी बहुत ही अच्छी रहेगी। और जो प्रश्न कराए हैं उनका एक बार हम आपको अभ्यास कराएंगे और पुनः उनको समझाएंगे। उम्मीद है आपको सभी सवाल जो प्रतिशत वृद्धि और कमी से संबंधित हैं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको कोई भी इनमें दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगली वीडियो देखिए, उसमें हम इससे आगे संबंधित जो भी सवाल हैं इसके आगे उन भी सवालों को हम उसमें लगाएंगे। जनगणना और मतदान संबंधी जो सवाल हैं उनको हम उसमें हल करेंगे। तो आप वीडियो हमारी देखते रहिए अगली। और प्रतिशत को बड़ी आसानी से आप लगातार अभ्यास करिए। जो भी प्रश्न आप पर नहीं बनता है आप हमें कमेंट करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। बढ़िया सरल भाषा में एकदम समझाएंगे। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे ही लगाइए सवालों को और वीडियो में आप बने रहिए। अगला वीडियो देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी ट्रिक के मायाजाल से बाहर आ सकें और किसी तरीके से सवालों को लगा सकें। थैंक यू। जय माता दी।